अब जरा फरमाइए कि आने वाले वक्त में ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है ये क्या रंग लेकर आएगा, नतीजा क्या निकल रहा है, ये फरमाइए। शुक्रिया मेरे मोहतरम मंजर भाई, यासिर भाई। बात यह है कि हमने इस 10 दिन में एक सेकंड भी नहीं सोचा कि इस मुज़ाकरात का क्या होगा। इसकी वजह यह है कि जब आपको ईमान की हद पे आप खड़े हो ना कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी तक ये जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये टॉपिक जो है ना ये गैर रस्मी है, बिल्कुल ठीक, टाइम की बर्बादी है। और 10 दिन में ये टाइम ही बर्बाद हुआ है। इसी तरह के टाइम बर्बाद होते रहे तो ये जंग तवील होकर 3 साल के मोहित अरसे पे आ गई। अगर ये मुसलमान बादशाह, मुसलमान हुक्मरान अमेरिका और इसराइल को बचाने के लिए मुज़ाकरात बार बार लेके ना उतरते तो अब तक जंग का नतीजा आ चुका होता। तो ये जंग तो रुकनी नहीं, तो मुज़ाकरात होने नहीं। मैंने आपसे कहा था ये टाइम बाय कर रहे हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन जा रही है, मिसाइल आ रहे हैं, बहरी फ्रेगेट्स आ रहे हैं, बहरी बेड़े आ रहे हैं। अब इनकी तादाद फौजियों की, अमरीकियों की जो अमरीकी फौजी तादाद यहाँ पहुंची है वो 60,000 से तजाविज़ करती जा रही है। तो आई डोंट नो ये 1 लाख जमा करना चाह रहे हैं, 70 लाख जमा करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस हमले का वो प्लान बना के बैठे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन उसकी 80 to 90% कंप्लीट हो चुकी है। 8-10% जैसे ही कंप्लीट होगी ये सब खून मारेंगे। और जिस तरह कतर में धोखा हुआ, जिस तरह ओमान में धोखा हुआ, पाकिस्तान जो मुज़ाकरात करा रहा है शदीद तरीन धोखा होगा। इवन के इतना बड़ा कत्लेआम होगा जिसकी कोई सोच नहीं। वो क्या सोच रहे हैं मैं वो बता देता हूँ। देखिए उनका प्लान ये है कि वो उसने एक बयान दिया उस जाहिल सदर ने अमेरिका के कि मैं ईरान की तहजीब मिटा दूंगा। तो ईरान को मिटाने के लिए तहजीब मिटाना पड़ेगी, पूरे ईरान पे मारना पड़ेगा, हमला करना पड़ेगा। उनको इंतजार है एक ह्यूज गैदरिंग का जो तेहरान में मुतवक्को है, जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद का जनाजा है, जिसमें तमाम पासदार, तमाम बसीज, तमाम कमांडर, तमाम अहम तरीन लोग उस जनाजे में मौजूद हों। वो ये समझता है कि फिर वो एक वाकई हमला किया जाए जिसमें वन शॉट एक ही जगह तहजीब मिटा दी जाए। बिल्कुल ठीक है। तो हम उसको ये बताएं कि इंशाल्लाह ये जनाजा बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के बाद होगा। पहले हम तुम्हारा इसराइल मिटाएंगे फिर ये जनाजा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और चीज़ है, उसकी भी साथ निशानदेही कर देना ज़रा। लोगों के सवालात भी इस हवाले से आ रहे हैं कि ये तो आपने बता दिया था, इसके साथ साथ आपने एक निशानदेही और कर दी थी जिसके ऊपर बड़ा यहाँ पे शोर होगा हुआ, बड़ा यहाँ पे हंगामा बरपा हुआ कि ये जो करेंसी मार्केट के हवाले से जो पेशगोई कर दी गई थी उसके बाद तो सारा सिलसिला ही तब्दील हो गया, सूरत हाल तब्दील हो गई। ये क्या मामला है? क्या अभी भी स्टैंड बाय कर रहे हैं उसी बात के ऊपर कि आने वाले वक्त में डॉलर का मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ईरानियन करेंसी जो है वो उसके मुकाबले में मजबूत होती चली जाएगी? मुझे नहीं पता कि इन लोगों के पास इतना फालतू वक्त क्यों है। दर हकीकत ये सोशल मीडिया में कमाई के जरिए हैं। कल काला खीरा आ जाए ना तो हज़रत मूसा के दौर में घुस जाएंगे और वहाँ से बीज निकाल के ले आएंगे, क्योंकि इनका धंधा है। बहुत खूब तनकीद कर रहे हैं वो रणछोड़ लाइन के अंदर सट्टे की पर्चियाँ बेचने वाले जी। और मैं आपको बताऊँ, सिफारत खाने से टके टके के मनी चेंजर्स को फ़ोन जा रहे हैं कि ईरानी करेंसी की खरीद को रुकवाओ, डॉलर को उठाओ। टके टके के मनी चेंजरों को, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे पाकिस्तान के माथे पे ये कलंक के टीके, ये मनी चेंजर के बैठे हुए जितने हाजी साहब हैं, जितने पीर साहब हैं, ये दर हकीकत सबसे बड़े डाकू और ठग हैं। जाके इनका बैकग्राउंड चेक करोगे तो FIA के अंदर सबसे ज्यादा केसेस इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के। ये पाकिस्तान की बदनामी का सबसे बड़ा सबब है ये सट्टेबाज। तो इनको मैं बोलूंगा औकात में। ये फैसल रजा आब्दी की पॉलिसी है। फैसल रजा आब्दी की पॉलिसी में जो आता है ना सामने, फैसल रजा आब्दी उससे टकरा जाता है। कल को ऐसा ना हो तुम्हारे लच्छे खोल दूं पूरे उठाकर कि तुम हाजी साहब कैसे हाजी साहब बने हो। तो औकात में रहो। देखें मेरी बात सुनो जी। 2013 में डॉलर को गिराने की 2010 से रिसर्च शुरू की। 2013 के अंदर मैंने ऐलान किया कि 2023 के बाद डॉलर नालियों में बहेगा। अब जब 2023 आ गई तो उसके बाद का भी तो कोई सीन बताने कि 2023 तक तो डॉलर खड़ा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अब 2023 में मैंने ऐलान किया कि 26 नवंबर 2026 को डॉलर दुनिया के अंदर खत्म हो चुका हो जाएगा। ठीक है। तो अब वो जो मैंने ऐलान किया तो उस पर मैंने अमलन काम भी तो करना है ना। लफाजी बातें तो नहीं करनी ना। ये माइंडसेट बनाना है, पॉलिसीज बनानी है, पॉलिसीज को उजागर करना है। डॉलर को सबसे पहला, अगर ये ऐलान मेरा है, क्योंकि ये कॉपीराइट है मेरा, मैं इसका बानी हूं पूरी दुनिया में, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो फिर उस पर अमलन तहरीक का आगाज मैंने आपके 5 जुलाई के प्रोग्राम में डॉलर को जला के किया जी। अब दुनिया में अगर एक करेंसी के खिलाफ आप जाते हो तो सब्सिट्यूट तो देना है ना आपने। सब्सिट्यूट हम ब्रिक्स को कैलकुलेट कर रहे थे, वो अब तक आ ना सकी। बिल्कुल ठीक है। तो कोई ना कोई सब्सिट्यूट तो देना था। देना बिल्कुल। तो दुनिया की कीमती तरीन करेंसी जिसको ये ठग मनी चेंजर, ये करप्ट अनासिर, ये पाकिस्तान के माथे पे कलंक का टीका लगाने वाले चमक कह के पुकारते हैं,
और ईरानी करेंसी को कचरा कहा जाता था। जी। डॉलर की तलब क़याम पाकिस्तान से अब तक सबसे ह्यूज पैमाने पे रही, कभी 80%, कभी 85%, कभी 90%, कभी 95%। जी जी। जबकि ईरानी करेंसी कभी 1%, कभी 2%, कभी 1.5%, कभी 0.5% पे रही, तो इसको दुनिया की सबसे कचरा तरीन करेंसी कहा जाता था मंजर भाई। तो मैंने उस दिन ये फैसला किया, मैंने ये ईद से एक दिन पहले यहाँ प्रोग्राम किया 20 मार्च को वालेबन, तो उसमें मैंने ये करेंसी पेश की, मैंने कि आप एडवाइस किया कि ये इसको इस इन्वेस्टमेंट इस पे करनी है। ठीक है। उस दिन ये दुनिया की सबसे निचली सतह पे थी, यानी कि 2100 रुपए के 1 करोड़ रियाल थे। जी। तो मैंने ये एडवाइस सट्टेबाजों को नहीं की थी कि तुम सट्टा लगा लो इस पे, ये सट्टेबाज हैं। हाँ। मैंने एडवाइस किया था 90% पाकिस्तानी गरीब आवाम को कि 2100 रुपए से बाय कर लो। बिल्कुल ठीक है। और साल के अंदर मैं तुम्हें इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। 1 का 1 होगा। तो उस पर काम भी तो करना था ना। अब मेरी बात सुने, जब मुझे ये कहना है कि मैंने डॉलर को गरक करना है, तो उसका आगाज मैंने पाकिस्तान से इस तहरीक का आगाज किया आपके प्रोग्राम में 5 अप्रैल को डॉलर जला के। ठीक। तो तहरीक का आगाज क्या हुआ कि 1 माह के अंदर, आज 1 माह हो गया ना, तकरीबन 1 माह से करीब ही है हम। बिल्कुल। तो उस 1 माह के यानी 20 तारीख से शुरू हुए हम, 20 मार्च से आज 20, 1 माह हो गया। 1 माह के अंदर पाकिस्तान की तारीख बदल दी, यहां तक के जो डॉलर 90% बाय किया जाता था वो 7% पे आ गया। यानी पाकिस्तान में इस 1 महीने में किसी ने डॉलर में दिलचस्पी नहीं, मेजर डिक्लाइन है। बिल्कुल ऐसा ही। और वो जो कचरा करेंसी जिसको कहते थे, उसको उठा के 90% पे ले आया। आज 90% उसका बाइंग परसेंटेज है कचरे का। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने वादा किया था ना, कचरे से हीरा बना के दूंगा। तो इस डॉलर की तबाही का बाकायदा आगाज चैनल 5 वॉर रूम से 5 अप्रैल को फैसल रजा अब्दी ने अपनी तहरीक के आगाज से किया। ठीक। और पाकिस्तान के अंदर साबित किया, पूरी दुनिया में ये क्रेडिट पाकिस्तान पे गया कि डॉलर की अमलन तबाही का आगाज कराची से हुआ, पाकिस्तान से हुआ। और इसके बानी, इस सोच के बानी फैसल रजा अब्दी ने 5 अप्रैल को किया। आज पाकिस्तान के अंदर आप गौर से देखें कि 90% ईरानी करेंसी बाइंग पे चली गई और 7% डॉलर पे चला गया। वो कहते जी वहां नहीं भरे, वहां 2100 और ईरान में 2100 से उठ के 3000 के करीब पहुंच चुकी है बाइंग, जबकि आपके यहाँ बाइंग चल रही है 8000 और 9000 में। अब जिसके दर्दे शकीका और जिसके दर्दे कुलंज उठ रहा है, उसको मैं बोलता हूं भाई घबरा क्यों रहे हो, जाओ कल बेच दो, ले लो 9000 रुपए, 10,000 रुपए जो तुम्हें मिलता है वो ले लो। ये तो मार्केट हाथों हाथ खरीदने के लिए तैयार बैठी है। तो तुम्हें अगर नुकसान का डर है या तुम्हें कोई परेशानी है या तुम्हारे जहन के अंदर कोई कीड़े काट रहे हैं, तो जाओ कल 300% मुनाफा उठाओ और दफा हो जाओ। मैंने तो ये इन्वेस्टमेंट का आइडिया दिया है ना कि 1 साल इन्वेस्टमेंट करो, अपने बच्चों के नाम पे उठा के रख दो। फैसल रजा अब्दी 1 मई 2027 तक जामीन है तुम्हारे इस अमाउंट का कि कल को जब तुम 2027 के अंदर 1 मई को इसकी आमदनी हासिल कर रहे होगे, उसमें तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल पोशीदा है। तो ये तो गरीब आवाम को इन्वेस्टमेंट के लिए कहा ना, इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए होती है और सट्टा दिनों में होता है। तो सट्टेबाजों को अलग कर दो और ये इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पास रखो। 1 साल तक इसको हाथ ना लगाना, कल बेच दो, परसों बेच दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो 1 साल की इन्वेस्टमेंट में अप डाउन चलेगा। ठीक है, रहती है, अब 2100 से नीचे तो नहीं जानी। उसकी वजह है कि ईरान कोई भिखारी मुल्क तो है नहीं, पहले तुमने ईरान को जाना ही नहीं। उसकी वजह ये है जब जब तुम ईरान को सोचने की कोशिश करते हो तुम्हारे निकाह टूट जाते हैं। तो अपने निकाह बचा लो या फिर इन्वेस्टमेंट बचा लो। तो फराग दिली से सोचो। तुम्हें सही, मैंने तुम्हें सही आइडिया दी। उसकी वजह क्या है? कौन है ईरान? भाई तुमसे तो अच्छी मेयार जिंदगी है ईरानी आवाम की। तुम्हारा तो पूरा बलोचिस्तान ईरान के खाने पीने और ये तेल पे ही चला करता है। पूरा बलोचिस्तान आपका उस पर चल रहा है। आप यहां पे 10 आदमियों को एक तरफ कर लें, वहां 1 आदमी को एक तरफ कर लें, मेयार जिंदगी इतना बुलंद है। हालांकि करेंसी टूट गई, पाबंदियां लग गई, सब कुछ है, लेकिन ईरान में दुनिया का सबसे बेहतरीन मेयार जिंदगी है, बेहतरीन मेयार इलाज है, बेहतरीन मेयार तालीम है, बेहतरीन मेयार सेहत है। उसकी वजह क्या है भाई? ये देखो, दुनिया की ईरान एक कंट्री है, एक मुल्क है, और ये उसकी नेशनल करेंसी है। देखें मेरी बात सुने, ईरान के टोटल ऑयल रिजर्व कितने? पहले 194 थे, 194 बिलियन बैरल थे। उसके बाद 60 बिलियन बैरल के और जखायर है, 255 बिलियन बैरल तो इसके जखायर हैं। लगा लो $100 पर बैरल से हिसाब लगा लो, तो ये 2500 अरब डॉलर की ये इकोनॉमी है। 2500 ही अरब डॉलर की इकोनॉमी उसकी गैस की। दुनिया में सबसे बड़ा गैस का प्रोवाइडर भी वो है। जिस मुल्क की वर्थ
जिस मुल्क की वर्थ जिस पे उसकी करेंसी खड़ी है right. 5,000 अरब डॉलर के ऊपर है, तो ये जीरो की जो मिकदार बढ़ी है ये बढ़ी है दर हकीकत पाबंदियां लगने से। जैसे जैसे पाबंदी लगती गई जीरो बढ़ाते गए, और दर हकीकत अपनी करेंसी को डिवैल्यू करने में ईरान की अपनी पॉलिसी भी मौजूद है। ये जीरो बढ़ते रहे, डिवैल्यू होती रही। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि पूरी दुनिया से उन्होंने टेक्नोलॉजी बाइंग करनी थी, वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते थे और जाके डॉलर मार्केट से खरीद के पूरी दुनिया से ये तमाम टेक्नोलॉजी हासिल करते थे, मिसाइल बनाते थे, ड्रोन बनाते थे। अब ईरान ने 400-450 अरब डॉलर का तो ये जंग लड़ ली ना, तो तुमसे तो भीख मांग के नहीं लड़ी, दुनिया की किसी मुल्क से कोई उन्होंने मदद नहीं मांगी, उन्होंने अपनी मेयार के ऊपर जाके ये जंग लड़ी जिसमें 400-450 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। तो अगर वो गरीब मुल्क है, वो भिखारी मुल्क है, तो ये तुम्हारे वालिदा के जेब से तो आया नहीं ये सारा सामान, उसने तो खुद लिया है। तो ना वो फकीर मुल्क है ना वो भिखारी मुल्क है, वो दुनिया का मादनी सुपर ताकत है जिसके पास 5,000 बैरल के रिजर्व हैं। सबसे बड़ी ताकत तो वेनेजुएला थी, जी थी ना, लेकिन गैस नहीं थी। 276 अरब बैरल के साथ सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है, लेकिन वो भी मात खा गया। उसकी वजह यह कि ईरान के पास गैस और ये तेल दोनों के जखायर मौजूद है। तो ईरान की करेंसी जितनी इंटैक्ट है, आप जैसे कुछ दिनों बाद इसकी स्पीड देखेंगे, इसकी तेजी होते हुए, तो मैंने आपको 2100 पे बाइंग कराई है। तकलीफ है, कल 8,000 रुपए उठाओ 1 करोड़ के और दफा हो जाओ, निकलो यहां से। तुम्हारे जैसे लोगों की ना हमारी तहरीकों में जरूरत है, ना हमारी सोच तुम जैसे नीच लोगों को अपने पास पालना चाहती है। तो जुबान बंद करो, नहीं तो जुबान गुद्दी से खींच के निकालूंगा मैं। ये मुझे कह रहे हो जो कह रहे हो, तो फैसल रजा अब्दी अगर टकरा ना, तो बाप दादा ने क्या करप्शन की थी वो भी उठा के तुम्हारे मुंह पे दे के मारेगा, और FIA में पूरा रिकॉर्ड निकाल के लाएगा कि किस अफसर को कितनी रकम दे के तुम बाहर आए थे मनी लॉन्ड्रिंग पे। तो उस दिन से बच जाओ, अपनी औकात में आ जाओ। अच्छा फैसल रजा अब्दी भी बताइए। अच्छा, एक और चीज बताओ, सवाल पे हैं, अभी मेरा सवाल ले लें आप। सवाल ये है कि कई मनी चेंजर और करेंसी डीलर जो है उनका ये कहना है कि जब ये स्ट्रांग होगी तो ये करेंसी चेंज कर देंगे या सिफर हटा देंगे। ये इस हवाले से सारिफिन के भी बहुत सवालात आए, और जो मैंने बातचीत हुई है हमारे दोस्तों की प्रेस क्लब में, उनका भी है कि जीरो हट गया तो हम कहाँ खड़े होंगे। तो मैंने कहा ये सवाल भी आपसे करूं। जीरो ये आपके वालदा के जहेज का तो रकम है नहीं, उनकी, उन्हीं को कह रहा हूं ना, आपसे मुखातिब आप नहीं। बात ये है कि भाई ये स्टेट करेंसी है जी। स्टेट करेंसी की एक पॉलिसी होती है, कोई भी मुल्क की करेंसी है उसकी एक पॉलिसी होती है। मैं आपको एक चीज देता हूं, आज ये लीजिए जी। देखें 21 मार्च 2026 से नए करेंसी और नए नोटों के अमल का आगाज होना था जी, ठीक है ना। कब? 21 मार्च को जी। मैंने प्रोग्राम कब किया? एक दिन कब? 20 मार्च को। 20 मार्च के उठाओ जी। अच्छा, पुराने रियाल के नोटों को मरहलावार तब्दील करने का अमल 2030 तक जाना है। ये लीजिए, ये स्टेट करेंसी एक दिन में ओवरनाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी कि गटर में गिर गया या जीरो मर गया। अगर जीरो मरेगा तो मार्केट वैल्यू तो ऊपर आएगी ना भाई। जब मार्केट वैल्यू ऊपर आएगी तो जीरो उधर कम होगा तो तुम्हारे भी कम होगा, तो आलमी सतह के ऊपर जो चीज मजबूत हो रही होगी, ये लीजिए ना, ये पॉलिसी ये लीजिए 2030 तक जाएगी चेंजिंग का अमल। तो अभी तो 4 साल है ना, तो मर तो नहीं रहे ना। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरी बात सुनिए, गुजारिश। क्या वक्फा ले रहे हैं? नहीं, आप अपनी बात मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये तो मैंने पाकिस्तान से तहरीक का आगाज किया ना, अब ये फिजा इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मालदीव, भूटान, नेपाल में भी शुरू हो चुकी है। मैं उसी तरफ आ रहा था। अच्छा मैं उसी स्पेकुलेशन की तरफ आ रहा था कि ये स्पेकुलेशन की तरफ ले गए हैं। फैसल रजा अब्दी ने ये कहा है तो स्पेकुलेटिव बहुत हो गई है, यहाँ नहीं वहां पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, इम्पैक्ट वहां नहीं आ रहा, ईरानियों के पास ये देखें, ये तो ये मैं आपको बताऊं 2.5 करोड़ जो ऑयल है वो रोजाना की बुनियाद पे ईरान से स्मगल किया जाता है। अभी अब आगे आएंगे कि कौन कौन करोड़पति अरबपति हुए इसके अंदर। ये हाजी साहब जितने हैं, इन हाजी साहबों की हज हम दिखाएंगे कि हज करके कितने बड़े फिरौन बने। नंबर 2, ईरानियों ने भी दबा दी, वहां से आने का जो खदशा था ना वो भी नहीं आनी। उनका तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, उनकी दबा ली उन्होंने। उन्होंने ये सब चीजें देख के सुन के जो स्पेकुलेशन चल रही थी, उन्होंने अपनी करेंसी के ऊपर उसको रिजर्व कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ये आराम से आ सकती थी, स्मगल हो सकती थी। अब ये बताते हैं जी 57 अरब रुपए पावे, झूठ नहीं बोलो। 20 लाख की करेंसी है जिसको 57 अरब रियाल बता रहे हो, तो पूरा बोलो ना, 57 अरब रियाल पकड़े गए। तो उसकी तो कॉस्ट ही 15-20 लाख के दरमियान है।
तो 15-20 लाख देखें, मैं सबको बोलता हूं, आपने करेंसी बाइंग करनी है ना, कानूनी बाइंग जी। मनी चेंजर से करो, बिल्कुल ठीक रसीद हासिल करो, कोई गैर कानूनी है, चाहे 10 अरब रखो अपने घर में, मनी चेंजर से लेकर रखो, बिल्कुल ठीक है। उसकी जिम्मेदारी है, उसका काम है, वो इसको जस्टिफाई करेगा कि वो कहां से लाया। ठीक, बिल्कुल ठीक। वो स्मगल करके लाया, जैसे लाया एफआईआर जाएगी, तुम्हें नहीं पकड़ेगी, रसीद देख के उसको पकड़ेगी, वो इसको जस्टिफाई करेगा, इसलिए दिल खोल के करो। ठीक। अच्छा, अब आपकी आज हो गई 8 से 9 हजार। अब मैं इन पाकिस्तानियों को आगाह करता हूं, जो जो रह गए हो, जो रह गए हो, ठीक है, ये जो हफ्ता आ रहा है इस तक बाय कर लो। 2100 से तो अब 300% है ना, चलो मैंने इसको लेवरेज दिया, ठीक है, हफ्ते तक बाय कर लो। हफ्ते से हम 1 साल का आगाज करते हैं कि 1 साल बाद ये कितने की होगी, सैटरडे से इसका आगाज होगा। ठीक है। अब तुमने जितने भी बाय की होगी, जुम्मे को जो भी क्लोजिंग रेट होगा, उसका गारंटियर, उसका जामिन एफआरए रिसर्च एंड एनालिसिस सेल हो गया। अगर नुकसान हो जाए तो मैं जिम्मेदार, अच्छा और फायदा हो जाए तो भाई 26 नवंबर को यह भी कहा, पाकिस्तान अमीर तरीन मुमलिकत होगा। जब गरीब अमीर होगा तो रियासत अमीर होगी सर ना। ये भी बताइएगा कि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं एक छोटी सी इसको वाइंड अप कर। ओके ओके, जब आप अमीर होंगे तो रियासत अमीर होगी। अच्छा, मैं इस करेंसी के, अब दुनिया में जितनी भी है, पाकिस्तान में 9,000 रुपए की है, ठीक, तुमने जो करना है कर लो। इसी तरह आप हिंदुस्तान में बढ़ना शुरू हुई, नेपाल में बढ़ना शुरू हुई, तो ये आलमी सतह पर ग्रूम कर रही है। जब ये अपनी सतह पे ग्रूम करेगी तो ईरान तो ऑटोमेटिक इंटैक्ट हो जाएगा ना, रियासती पॉलिसी के तहत उसकी करेंसी खुद ही मजबूत हो जाएगी। और जैसे जैसे सैंक्शन लिफ्ट होते जाएंगे, जीरो की कमी होती जाएगी। तुम जीरो पे परेशान ना होना, क्योंकि तुम हो ही जीरो, बहुत खूब। तुम तो खुद जीरो हो, तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है। तुम डॉलर का नुकसान जो है वो इनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये डॉलर का असल धंधा करने वाले थे। 10-10 रुपए ये ब्लैकमेलिंग के लेते थे टीटी के ऊपर। आज इनका वो धंधा खत्म हो गया, इसलिए कि डॉलर की बाइंग खत्म हो गई। तो फैसल रजा अपनी दुनिया का पहला इंसान है जिसने डॉलर की कमर को तोड़ने का आगाज किया। कराची से इंशाल्लाह जिस दिन ये डॉलर गरक होगा, मैं ये पूरा एजाज 90% पाकिस्तानियों के हक में रखूंगा कि तुम हो इसके सबसे बड़े, ठीक है, क्योंकि तुमने साथ दिया इस अमल में, इस पॉलिसी में। ये 90% पाकिस्तानियों ने साथ दिया, तो डॉलर को पहली शिकस्त और इसके टूटने का आगाज पाकिस्तान से हुआ। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मंजर भाई, एक सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, आप दोनों हजरात को, क्योंकि ब्रेक के लिए हमें जाना होगा। एक मुख्तसर सी ब्रेक है, और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दी, ये डिस्कशन जो हमारी है, अब कोई ये ना समझे कि हम लोग को वो कर रहे हैं, इसमें से अब नतीजा आपने अखज़ करना है, और आगे जाकर भी आपको बताएंगे कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये जो टेक्निकल टर्म्स के ऊपर बात हो रही है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए वॉर रूम। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गर्मा गर्म गुफ्तगू हमारी जारी थी, बात हो रही थी आने वाले वक्त के हवाले से फॉरेक्स मार्केट में क्या कुछ होने जा रहा है, और उसके साथ साथ एक और मौजू ज़ेर बहस था कि ये जो डायलॉग का अगला मरहला है ये किस तरफ जा रहा है, इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जी मंजर भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आप कोई सवाल जो है वो करना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा कंटिन्यू करें। सर ये भी बताइएगा, ये अचानक छापे मार, जैसे करेंसी ऊपर जाने लगी, लोगों को फायदा पहुंचने लगा, तो ऐसा लगा कि इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। अचानक सब हरकत में आ गए, आप समझते हैं सब हरकत में आ जाते हैं, छापा मारना शुरू हो गए, क्या हो रहा है ये सब? देखें, मैंने आपको बताया सिफारत खाना लगा हुआ है, जहाँ सिफारत खाना आ जाए वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए खुदा से भी बड़ी चीज़। तो मान लो छापा, तुमने छापा मारना है, तो ये 2.5 करोड़ लीटर जो पेट्रोल ला रहे हो उठा उठा के, चिड़िया और कौवे पे तो नहीं आ रहा ना, मारो इस पे, पहले इस पे तो मारो, वहां तो तुम्हारे धंधे चल रहे हैं, करेंसी के तुम पीछे लगे। इसलिए मैंने इसका रास्ता बेहतरीन हल बताया कि मनी चेंजर से बाय करवाई, ठीक है। नंबर 2, मैं आपको एक चीज बताऊं कि ईरान जो है उसकी प्लानिंग ये है, क्योंकि अब उस पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। इतने बड़े ऑयल रिजर्व हैं, गैस रिजर्व है, 10 मिलियन बैरल जो है रोज का एक्सपोर्ट की प्लानिंग कर चुका है। वो 365 बिलियन $US ईयरली कमाएगा। इसी तरह गैस की जो एक्सपोर्ट है उसको लाने की प्लानिंग कर चुका है, उसमें वो 225 बिलियन बैरल ईयरली कमाई की प्लानिंग कर चुका है। बिल्कुल ठीक है। 590 बिलियन बैरल की उसकी आमदनी होने वाली है। आपकी सोच भी नहीं है कितनी मजबूत होगी। 1 साल सब्र कर जाओ सुकून से, इतनी जल्दी क्या है। अच्छा, दुनिया में कहीं 300% प्रॉफिट मिला आज तक किसी को? तो जिनको तकलीफ है जाओ ले लो। अच्छा, टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट आएगा, वो भी एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो भी प्रूव हो चुकी है। डिफेंस का तो मैं आपको बता दूंगा, 1600 अरब बिलियन बैरल की जो पूरी इंडस्ट्री अमेरिका से उठा के ईरान लेके आ गया। ईरान ना सिर्फ आलमी ताकत दिफाई होगा, मदनी होगा, पैदावारी होगा, एक्सपोर्ट के अंदर माहिर होगा। उसकी वजह ये कि ईरान के प्रोडक्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सोराबगोड पे जाओ, भरे पड़े हैं, वहां पे जाके ये पुलिस वाले भत्ते लेते हैं। हिम्मत है तो वो उनको गिरफ्तार कर लो, क्योंकि छोड़ते तो तुम हो ना सरहदों से, धंधा तो तुम्हारा है। जिस दिन ये धंधा खोला ना, आने वाले दिनों में खोलूंगा, इसमें कौन कौन मुलविस है और कौन कौन सा अफसर यहाँ से अरबपति होकर पैसे लेके यहाँ हमें तराने सुनाता रहा,
रिटायरमेंट तक तेरा पाकिस्तान है या मेरा पाकिस्तान है, इधर रिटायरमेंट उधर गरक, और जाके ताजे बरतानिया की वफादारी का हलफ। ये तो तुम्हारी औकात है और बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी। तो मनी चेंजर से नेक्स्ट जी। अच्छा फैसल, ये भी बताइए, आप सिस्टम पे आ जाए, कराची में सिस्टम क्या है पहला, और दूसरा है कि आप भी पीपल्स पार्टी में कराची डिवीजन के सदर रहे, हम अरे उसी वक्त से आपसे ताल्लुकात थे। शर्मिला फारूकी कह रही हैं कराची में रहना पेरिस में रहना है। चलिए, हम तो अभी इतने अहम टॉपिक पे थे, अगर इधर आप आते हैं तो बेशक आ जाएं। कौन क्या कह रहा है इससे कतई नज़र। ये मैंने 2009 में रिसर्च का आगाज़ किया और 2026 नवंबर 2010 में इसके बाकायदा ऑफिशियल रिसर्च का आगाज़ किया, जिसके 20 सब्जेक्ट हैं, 20 पॉइंट्स, ठीक है। उसके अंदर 16वां जो मेरा सब्जेक्ट है, रिसर्च सब्जेक्ट है, वो कराची एंड करप्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की। ये लीजिए, ये है ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, देखिए पाकिस्तान हर किसी मुल्क का एक मौशी हब होता है, कोई भी शहर होता है, ठीक है ना। जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क है, मुंबई जो है वो हिंदुस्तान का है, कोलंबो जो है श्रीलंका का है, इस तरह कराची पाकिस्तान का है। बिल्कुल ठीक है। कराची पूरे पाकिस्तान को इसलिए पालता है कि ये 70% रेवेन्यू कराची को पाकिस्तान को देता है, वरना कनक के खेत और चौल के जो खेत है ना, उस पर मुल्क नहीं चला करते। बहुत खूब। मुल्क चलते हैं यहाँ पे, तुम जितने वडेरे बने हो, जितने सरदार बने हो, जितने चौधरी बने हो, सब कराची को लूट लूट के बने हो, वरना तुम्हारे बाप दादों की औकात हम जानते हैं कि उनकी औकात और हैसियत क्या थी। अब तुम चौधरी बन गए हो, वडेरे बन गए हो, खान बन गए हो, सरदार बन गए हो, कराची को लूट के बने हो। जिस तरह तुमने बेदर्दी से शहर को लूटा है, खुदा की लानत हो तुम पे। तुमने हकीकत में मक्कू ठपा किसका? वहां जाके यहाँ आते हैं गैर मुकामी, यहाँ लूट मार करते हैं, अपने गांव देहातों में जाके कहते हैं ओ जी मैं मक्कू ठप के आया हूं। दर हकीकत तुमने मक्कू हमारा नहीं ठपा, तुमने पाकिस्तान की मईशत का ठप दिया। आज जो पाकिस्तान की तबाही का सबब है, उसकी वजह कराची है। जब तक कराची नहीं उठेगा, पाकिस्तान नहीं उठेगा। चाहे जो करना है कर लो, सोने के पहाड़ लगा लो, हीरे के लगा लो, जब तक कराची नहीं उठेगा पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकता। ये एक फितरत है। अच्छा मेरी बात सुने, दुनिया में सिस्टम, मेरी बात सुने, दुनिया में जितनी भी आज तक जंगें होती हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, लेन देन पे होती हैं, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो इतनी ईमानदारी से किया जाता है कि सीएम और पार्टी सरबरा से लेकर पियोन तक आज तक हमने नहीं सुना कि किसी महकमे में लड़ाई है। बिल्कुल। कभी सुना है आपने? नहीं, नेवर। कितनी ईमानदारी है इस हरामखोरी के सिस्टम में, सबसे ज्यादा ईमानदारी है। पियोन को अपना हिस्सा मिलता है, सेक्रेटरी को अपना हिस्सा मिलता है, वजीर को अपना हिस्सा मिलता है, और ये तयशुदा है। शाम को सबको सिस्टम तकसीम कर दिया जाता है। पाकिस्तान में ये सिस्टम है 35% कमीशन के साथ, लेकिन कराची में जो सिस्टम है वो 50 से 60% का है। लूट का धंधा जो है 50 से 60% का है। और किसका है? उन भूखे नंगों का जो 2007 में अब्दुल्ला शाह गाजी की लंगर को खैरात समझ के खाया करते थे। आज वो अरबपति हैं, खरबपति हैं, तो हम तो जानते हैं इनको। अब आने वाले दिनों में, आज जब हम रिसर्च टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कौन वजीर उस वक्त क्या था, आज क्या है, कौन सियासतदान उस वक्त क्या था, आज क्या है, इसकी वो तमाम डिटेल देंगे। इवन कि इनकी दाश्ताओं के नाम पे भी जितने इन्होंने घल्ले रखे हैं ना, यहाँ और बाहर, सब पेश करेंगे 1 by 1। अब टक्कर हो गई है शुरू। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, किसी भी मुल्क के लिए सबसे बुनियाद जो होती है तहजीब, सकाफत और माशरा होता है। ऐसे ही है ना। पाकिस्तान में ये सब तबाह हो चुका, ना तहजीब है, ना सकाफत है, ना माशरा है, ना बुजुर्गों का एहतराम है, ना ही अब कोई बुजुर्ग बचा। जिस खूबसूरती के साथ आजकल बुजुर्ग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसे तो खवातीन भी नहीं नाचते हुए देखी हमने फिल्मों के अंदर, जैसे ये नाच रहे हैं। तो ये पूरा सकाफत ही खत्म हो गई। वो जो कल मुजरे देखा करते थे बाजार हुसन में जाके, वो हरामखोर आज अपने घर में अपनी बेटियों और बीवियों को सबके सामने निचा के दुनिया को मुजरा दिखा रहे हैं। ये है मकाफात अमल, इसको कहते हैं खुदा का मकाफात अमल। और हराम आमदनी से ये हुआ करता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कराची का निज़ाम चलाने वालों ने कराची को तो अछूत समझा हुआ है ना। यहाँ वालों को तो कुछ नहीं है, सब गैर मुकामी आके यहाँ पे काबजीन हो गए, कब्जा कर लिया है। कराची ने रोजगार देना था, तुम्हारी बदमाशी और सियासत थोड़ी चलने देंगे इधर। कोई बोलने वाला नहीं था, इसलिए उठे ना। तो अब आ अब तुम्हें, लेकिन शर्त यह है कि कराची की आवाम अगर आवाज के साथ देगी तो टक्कर होगी, वरना हम भी ये महसूस कर लेंगे। भाई देखो, बिजली की अभी जब भी शॉर्टेज होती है, कभी नवंबर में इनको चीखते हुए सुना है आपने? दिसंबर में चीखते हुए सुना है आपने? ये हमेशा चीखेंगे अप्रैल से लेकर और जुलाई तक, अगस्त तक। उसकी वजह है कि जब तक पड़ेगी नहीं, ये नहीं बोलते। तो कल को हमने अगर ये सोच लिया ना कि तुम पे पड़ने देना चाहिए जो होने वाला है ख्वारिज की जंग, ताकि तुम्हारे जब खून के लोथड़े निकले तब तुम इंसान बन के पीछे आओगे, तो ये हमें भी सबक है कि तुम पर इतना ईमान ना किया जाए। उसकी वजह है कि तुम्हारे लिए जिसने आवाज उठाई, जब उस पर वक्त पड़ा तुम पीछे से भाग गए, कभी तुम किसी के लिए नहीं खड़े हुए। बहरहाल सबसे बुनियादी वजह सड़क। जी, हम मेन चीजों पे आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च भी है ना। नाकिस मटेरियल से बनाए जाने वाली सड़कें, ठीक है, ये खड्डे हैं, ये नाकिस मटेरियल से बनाए जाने वाली सड़कें हैं। अच्छा, उसकी वजह
100 रुपए लगने, 100 रुपए दिए जा रहे हैं जी। 60 रुपए हरामखोरों की जेब में जा रहे हैं। इसमें सारे हरामखोर, पुलिस से लेके ये सियासतदान तक सब हरामखोर इसमें मुलविस। 40 रुपए बचे लगने के लिए, जी। उसमें ठेकेदार लगाएगा क्या और खाएगा क्या? आएगा ठीक है, उसमें भी मुकामी लोग, मुकामी ओहदेदार वो भी छीन लेते हैं। तो इसलिए 90% सड़कें सिर्फ कागज पे बनी, देखिए, ठीक है। बाकी जो 10% बनी है उसका ये हाल है कि आज जिंदगी को लानत बना के रख दिया इन्होंने। अच्छा, 50% आबादी जो है धूल मट्टी की वजह से ही दमे का शिकार हो रही, तबाही फेर दी इन्होंने, लानत बना दी हमारी जिंदगी को। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, 15 मिनट का रास्ता जी, एक घंटे में तय हो रहा है। ये पेट्रोल का नुकसान, 300 गुना पेट्रोल ज्यादा खर्च किया जा रहा है कराची के अंदर। इस गुर्बत के अंदर भी कमर तोड़ने की, टूटी हुई कमर को भी तोड़ तोड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये सिंध से आए हुए वडेरों ने, इन बदमाशों ने। नंबर 3, बारिश से तबाह हाल सड़कें मोहनजोदड़ो का निशान पेश कर रही है। अब नालों में गिरने वाले जो बेमौत इन बेगैरत लोगों की वजह से, इन हुक्मरानों की वजह से, इन ठगों की वजह से मारे गए। आए मैं आपको बताता हूं, 2022 में 780 लोग, 780 लोग नालों में ये बारिश के पानी की वजह से गिर गिर के हलाक हुए। 2023 के अंदर 2735 लोग जो है, 1400 लोग इसके अंदर मारे गए, जबकि 18,000 जख्मी हुए। 2024 में 771 लोग मारे गए, 8,170 जख्मी हुए। 2025 में 850 लोग मारे गए, 12,000 जख्मी हुए। 2026 में इस 3 महीने में जो पिछली बारिशें हुई हैं, 100 लोग हलाक हो चुके हैं, 1,048 जो है वो जख्मी हुए। अब टोटल जो ये है 4,000 लोग तो मारे गए इन सड़कों की वजह से, इन बारिशों में, ये नालों में और गटरों में गिर गिर के, इनको पता ही नहीं पानी के नीचे है क्या। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। और 41,600 इंजर्ड हुए। खुदा की लानत तो तुम पर। ये इसकी कंप्लीट डिटेल। अच्छा, ये डिटेल जो है इसमें कोई भी मेरी, इन्हीं ने जो स्टैट की है उसको यकजा करके हमने आपके सामने पेश कर दिया। नंबर 2, सेवरेज। सॉरी, चले पहले आते हैं पानी पर। पानी के ऊपर आ जाए, मेन चीज तो पानी है ना, पोर्टेबल वाटर के ऊपर। अच्छा, कराची में जो पानी आता है, दिया जाता है ना, वो इतना है कि कराची के लिए मुकम्मल हो जाए, लेकिन उसकी वजह है कि चोरी कर लिया जाता है। इसकी चोरी होती है 3 तरफ। नंबर 1, वो तमाम डाइंग फैक्ट्रियां जो यहाँ लगी पड़ी हैं, 10 करोड़ का पानी वसूल करती हैं औसतन जी। 1 करोड़ का बिल देती हैं, 1 करोड़ सिस्टम की जेब में डालती हैं, 8 करोड़ निकल जाती हैं। हमारा पानी इन फैक्ट्री वालों को दे दिया जाता है। नंबर 2, हाइड्रेंट। हमारा ही पानी जमा किया जाता है। ये कोई ठट्टा से तो नहीं लेके आते ना, यहीं से चोरी करते हैं ना। पाइपें लगा रखे हैं, ये पूरा सोराब बोर्ड भरा पड़ा है गैर कानूनी पाइपों से। सोराब बोर्ड के बराबर में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, कल कराओ सर्वे, खोलो इन सारे हाजी साहब, ये जितने फैक्ट्रियों के मालिक बने, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के 5 वक्त के नमाजी, इनसे बड़ा तो पानी चोर कोई नहीं। आओ चलो कल तमाम फैक्ट्रियों के खोलते हैं, ये बड़े बड़े टेक्सटाइल फैक्ट्रियां और ये डाइंग फैक्ट्रियां, इनके सिर्फ टैंक खोल के देखो तो उसके अंदर 2 नंबर लाइनें तमाम मौजूद हैं, जिसका कोई बिल ही नहीं। और ये इस सिस्टम, पीपल्स पार्टी के सिस्टम का सबसे बड़ा कारनामा है। नंबर 3, पानी जो है, ये जो मिनरल वाटर आप पीते हो, लो दो इधर दो इसको इधर। मिनरल वाटर जो आप पीते हो, ये तमाम कंपनियों का, आप यार पेट्रोल पे चीखते हो कि 360 का हो गया जी, 360 का लीटर, इतना शोर गुल। लो ये लो, 90 रुपए की बोतल है पानी की पीने की। रोजाना एक आदमी ने 2 लीटर पानी पीना है जी। पीना है कितने की? 4936, 360 रुपए लीटर का पानी तुम पी रहे हो। पेट्रोल तो छोड़ो, ये तुम पी रहे हो जी। और ये तमाम जितनी कंपनियां हैं, ये तुम्हारा ही पानी चोरी कर करके इसको उबाल के तुम्हें पिला रही है। भाई खुदा का नाम लो, बस कर दो। मतलब 2 लीटर पानी पीना है तो कितना हो गया भाई? अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट में केस आपको याद है कि जिसके अंदर ये चेक किया गया था कि इसमें कौन से ऐसे पानी है, मिनरल वाटर जिसको हम कहते हैं, सो कॉल्ड, उसमें से पीने के काबिल कितने, सिर्फ कुछ भी नहीं है। ये उस पे मैंने आवाज उठाई थी साकिब निसार के दौर में, इसलिए अंदर डाला गया मुझे। और इस अवाम ने धोखा दिया, कोई भी पीछे निकल के नहीं आया। तुम अपने पीछे अपनी आवाज उठाने वालों को अगर बैक नहीं कर सकते तो उनको दुम्बा बना के पेश करते हो सर देने के लिए, धोखा देते हो। इसीलिए मुगल बादशाह कह के गए थे कि इस कौम ने हर हमलावर का ढोल बजा के इस्तकबाल किया है। ये वही ढोलची है सारे। तुम निकलो ना, तुम ये पानी पी रहे हो, तुम पेट्रोल को चीख रहे हो। ये 720 रुपए का पानी तो एक औसतन आदमी पीता है नहीं। जिंदा रहने के लिए मैं 720 रुपए का पानी पीऊं? मेरी मेंटालिटी को इतना, मेरे जहन को इतना मेंटेन कर दिया कि मैं नल से आने वाले पानी पे नफरत करता हूं। उसकी वजह कि जहां पानी को स्टोर किया जा रहा है वहां कुत्ते, गधे, घोड़े सब मरे हुए पड़े हुए। तो भाई एक काम कर लो, हल दे देता हूं।
हल ये है कि उबाल के पी लो। ये तो कानून है कुदरत है, 100 डिग्री पे जब जाएगा तमाम जरासीम मर जाएंगे। भाई अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है, समंदर से भाप उठती है, बादल चलते हैं, बादल आपस में टकराते हैं, पानी बरस पड़ता है, यही है ना पानी। तो अल्लाह के निजाम को ये यहूदी थोड़ी चैलेंज कर सकते हैं। इन्होंने अगर तुम्हारा माइंडसेट ये बनाया, तो मैं बताता हूं, पानी उबालो, उसमें गंदक डालो, उससे ज्यादा प्योरीफाइड और फिल्टर पानी नहीं है दुनिया के अंदर। थोड़ी मेहनत कर लो, क्यों लुट रहे हो, बिला वजह में लुट रहे हो, खुदा का नाम लो। अच्छा अब मैं आपको बताऊं जी, सिस्टम इस पानी की चोरी पे सैकड़ों अरब रुपए कमाता है। मैं आपको कमाइयां बता रहा हूं इनकी। नंबर 3 आते हैं हम, मेन ये है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। जी जी, इससे बड़ा धंधा कहीं नहीं है। अगर सिर्फ इसके अफसरान को पकड़ लो ना, पिछले 15 साल में जो जो अफसर यहां तैनात रहा है, सिर्फ इसको पकड़ लो ना, तुम्हारा कर्जा 2 बार उतरेगा। ये इतना बड़ा करप्ट सिस्टम है। और भाई हजारों अरब रुपए, हजारों अरब रुपए से निकाल रहे हैं। ये क्या है, पानी की चोरी क्या है? इससे पैसे नहीं वसूल कर रहे हैं फैक्ट्रियों से? एक एक फैक्ट्री से 8-8 करोड़ रुपए वसूल कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? एक एक हाइड्रेंट से 10-10 करोड़ रुपए वसूल कर रहे हैं। ये जो पानी बनाने वाली कंपनियों को पानी फराहम किया जा रहा है, इनसे तो बिल ही नहीं लेते। ये बिल तो टकों में ले रहे हैं, बाकी तो सारा जेब में ले जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे करप्ट तरीन इदारा पाकिस्तान का वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। आए सीवरेज पे देखिए, मेरी बात सुने, ब्यूटिफिकेशन से कराची नहीं खड़ा होगा जब तक आप मेन चीज पर नहीं जाओ। बिल्कुल ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जी। 15 साल पहले एक घर के अंदर 4 लोग रहते थे, आज 24। आबादी नहीं बढ़ी, वजह बताता हूं। एक गली में 40 लोग रहते थे, आज 240 लोग रह रहे हैं। अब जो सेवरेज का पाइप डाला आपने, वो तो 40 लोगों के लिए डाला ना। अब जब सेवरेज आया 240 लोगों का, तो भाई ये जो इंसानी फसला है, ये गैसेस से भरपूर है। इसमें मेथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ये गैसेस आपस में यकजा होती हैं तो ब्लास्ट करती हैं, बिल्कुल, जिससे वो पाइप फट जाता है। और इससे कराची के अंदर बेशुमार अमवात हुई है इस ब्लास्ट। अभी भी रिसेंटली हुए, आप बम के ऊपर बैठा पूरा कराची। अच्छा, ये सब हुआ क्यों? उसकी वजह सुन ले। तबाही की बुनियादी वजह SBCA सिस्टम, दुनिया का अजीम तरीन करप्ट सिस्टम, जो एक बीमार सियासतदान के फार्मूले के तहत वजूद में आया। SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी। दुनिया के इंजीनियर हैरान हैं, 60 गज के ऊपर 8-8 मंजिला बना रखे हैं। दुनिया के इंजीनियर हैरान है कि यार पाकिस्तान के इंजीनियरों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 60 गज पे 8 मंजिला। लियाकताबाद देखो, नाजमाबाद देखो, औरंगी टाउन देखो, कोरंगी देखो, लांडी देखो तो सही जाके, कंक्रीट के जंगल खड़े हुए हैं। अच्छा क्या है, अब इन्होंने क्या किया कि फर्ज करें आप, अब इन्होंने जो सिस्टम की तादाद है इनके पास, वो है तकरीबन, जो यूनिट हैं वो हैं 2 मिलियन, 20 लाख यूनिट है। अब उस पे जो फ्लोर हैं वो 1 करोड़ 20 लाख हैं जी। एक फ्लोर के 25-25 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं। ये कोई बजट से आते हैं, पैन घुमाया आ गया, बाहर से हवाले पकड़ लिए। ये जो SBCA के मशहूर जमाना काके शाके हैं, ये अरबों नहीं, खरबों नहीं, ठरबो कनाडा में इधर उधर उनकी जायदादें जो अब आने वाले दिनों में मैं खोलने वाला हूं। अच्छा, इसी तरह अब ये बना दिया आपने, डरना उस दिन से कराची वालों, जिस दिन 5वें स्केल का ज़लज़ला आया, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट का कब्रिस्तान बनेगा। 1 साल तक तुम ये लाशें नहीं निकाल पाओगे, 1 साल तक। ऐसे ही ये याद रखना, इससे बड़ा कब्रिस्तान, वादी सलाम से भी बड़ा कब्रिस्तान जो होगा ये कराची होगा, जिसमें 1 साल तक कोई अमल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्डिंगों को जाके देखो, ये अज़ाब इलाही खड़ा कर रखा है तुमने। नंबर 2, अब ये मैं इधर बैठा हूं जी, इसकी मालियत है 1 करोड़, ये नॉन कमर्शियल है 1 करोड़। सिस्टम के पास गया, सिस्टम ने पेन घमाया, इसको कमर्शियल कर दिया। एक आने की इंक से इसको कमर्शियल कर दिया। ये 1 करोड़ का प्लाट हो गया 10 करोड़। 9 करोड़ जेब में डाले, 2 करोड़ का उसका फायदा दिया, 5 करोड़ सिस्टम के गए। सिस्टम ने सारा हवाला बाहर पकड़ा, हुंडी के जरिए दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां बनाई, माल बनाया, दौलत बनाया। अल्लाह की लानत हुई, दुबई के अंदर वो भी तेल हो गया, ना हमारा रहा ना तुम्हारा रहा। जो दुबई में बचा हुआ इंशाल्लाह कोयला हम करेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह से ये दुआ है कि तुम्हें सबसे बड़ी सजा ये है सिस्टम कि तुम्हें 2007 पे लाके कंगाल कर दिया जाए। इससे बड़ी तुम्हारी सजा नहीं है, इससे बड़ा क्या होगा। तो भाई
टोटल जो Right. पोर्शन बनाने पे कमाए गए 40,000 अरब रुपए, जो कमर्शियल करने पे बनाए गए 40% कराची कमर्शियल कर दिया 55,000 अरब रुपए। राइट इसकी डिटेल आगे आने वाले दिनों में आपको पेश करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और टॉपिक है जिसको हमें नहीं, हम डिस्कस इसको कर complete- इसको कंप्लीट करना हाँ, चाह रहे हैं। कितना इसमें time है? हमारे पास 7-8 मिनट और ओके हैं ना जो चलें। कर लेंगे। नंबर चलें, 3 ठीक है, है, इसको शॉर्टली कर लेते हैं, नंबर इसको कर 3 है, लेते हैं, कभी ठीक है, देखें जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी, इज्जत की जिम्मेदारी है तो रियासत की है ना, ठीक है, ठीक है ना। मैं अगर पाकिस्तानी शहरी हूं तो मेरी हिफाजत तो रियासत ने करनी है। बिल्कुल ठीक है। आए कराची क्राइम देखते हैं। 2023 में स्ट्रीट क्राइम की जो मिकदार सामने आई वो 85,000, जी जी 2024 में बढ़ के 92,000, जी 2025 में बढ़ के 1,05,000 क्राइम रिपोर्ट जो हुए हैं, जिसके अंदर रॉबरी, डकैती, अगवा बराए तावान, कत्ल, गारतगिरी, स्कूटर छीनना, गाड़ियां छीनना। जी 2026 मार्च में अब तक 28,000। जी गली गली लूटमार, खवातीन को छीनना, बच्चों को छीनना, मोबाइल छीनना, सियासतदानों सॉरी ये तमाम घरों के अंदर डकैतियां, माना खुलेआम डकैतियां चल रही हैं। और अब तो पाकिस्तान की आर्मी को मैं बताऊं कि हम पाकिस्तानी हैं ना, हम आपको सपोर्ट करते हैं। अब हमारा ये आलम हो गया है कि मेन शाहराहों के ऊपर 2-2 दर्जन डाकू नाके लगा के 1-1 घंटे लूट रहे हैं, नाके लगा के। ये हालत हो गई है हमारी इस शहर के अंदर। हम बानियाने पाकिस्तान के साथ खुदा का वास्ता ये जुल्म बंद करा दें। ये किनको हमारे पे मुसल्लत किया है? ये जिम्मेदारी तो फिर आपकी है। अगर हमने इस तरह लूटना है इस शहर के अंदर कि हमारी ना औरतें महफूज, ना बच्चे महफूज, ना हम महफूज, और यहां पर धड़ाधड़ 1-1 मोबाइल के लिए कत्लेआम, ये पाकिस्तान है। इसलिए बनाया था कायदे आजम ने पाकिस्तान के इन ठगों को, इन डाकुओं को, इन चोरों को। हमारी ये हालत हो गई है, हम अरबों रुपए देते हैं इस पुलिस को। किस लिए देते भाई? किस लिए हम पे भरमबाजी करते हो? तुम अपना काम तो सही कर नहीं सकते। ये सालों की पूरी डिटेल देखो जो तुम्हारे अदाद शुमार है। तुमने 1-1 लाख वारदातें, और तुम यहाँ पर फूफा करते हुए, यहाँ पे भत्ते लेते हुए नजर आते हो, इसलिए कि कराची में कोई पुलिस भी, मुकामी पुलिस है ही नहीं। ये लूटते यहाँ से निकल जाते। नंबर सुने दूसरी बात, एसएसयू बनी, एसएसयू बनी जी 4,000 जवान, खर्चा उनका डबल, मेडिकल डबल, टीएडीए डबल, सैलरी डबल, राशन डबल, बिल्कुल ठीक है। 100 अरब रुपए महीने का, 100 करोड़ रुपए महीने का खर्चा। आज तक कभी शहर में नजर आएंगे 15 साल में? ये कहां नजर आते हैं? बिला उला उसकी चौकीदारी करते हुए, वजीरों की चौकीदारी करते हुए, उनके बीवी बच्चों की खिदमत अदा करते हुए, उनकी हिफाजत करते हुए। इन वजीरों की दाश्ताओं तक की हिफाजत में ये मौजूद है। ये ना हम शहरियों, हम दे रहे हैं अपना टैक्स। अपने टैक्स से तुम्हें ये 100 करोड़ रुपए महीने में 12 अरब रुपए साल के हम दे रहे हैं। तो ये हमारी हिफाजत के लिए थे या तुम्हारी दाश्ताओं की हिफाजत के लिए थे? अगर यही शहर में लग जाए तो क्राइम आधा हो जाए। तो ये तुमने कहां रखे? बिलावल हाउस में रखे, नवाबशाह में रखे, लाड़काना में रखे, लाहौर के बिलावल हाउस में रखे, जरदारी हाउस इस्लामाबाद में रखे, वहां चौकीदारियां करते हुए नजर आ रहे। तुम अपनी जेब से करो ना अपनी सिक्योरिटी। हमारे पैसे से तुमने कैसे इनको बनाया? अगर ये हमारे लिए काबिल अमल नहीं है तो इनको गरक करो, छोड़ दो, इनको निकालो, हम पैसा नहीं देंगे, अपनी जेब से दो, ये तुम्हारे जाती मुलाजिम है। तो ये अगर करना, अब यहां से ये सूरत हाल के बाद ये कराची के लोग, ये पाकिस्तान के लोग क्यों पाकिस्तान छोड़ के ना जाएं? बिल्कुल सही हिजरत कर रहे हैं। कोई एक मिसाल दो जो यहाँ पे रहने लायक हो, कोई एक मिसाल दो ना जिसकी वजह से हम यहाँ रहे। तो ये सारा आपका टैलेंट यहाँ से ड्रेन होता जा रहा है, बाहर भागता जा रहा है। भाई कौन रहना चाहेगा पाकिस्तान में? सही हिजरत हो रही है ना। फिर अगर इस हिजरत को रोकना है, फौरी तौर पर पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश है कि इन डकैतों से हमारी जान छुड़ाइए। आप संभाले ना, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपने इन डाक देखे, आर्मी चीफ को हमने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया करप्शन के खिलाफ कार्रवाई, तो उनसे पूरी उम्मीद है कि इन डकैतों से हमारी जान छुड़ाएं, पाकिस्तान को बनाएं।